नमस्कार, सब्जेक्ट पल्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये जो टॉपिक है वो एकेडमिक्स में यानी बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इसमें दोनों चीज़ आएंगी, इसके हार्मफुल और यूज़फुल इफ़ेक्ट। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ना केवल हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक लॉस भी करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिए, ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया किस फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, या फिर कौन सी फील्ड में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, या फिर हार्मफुल कौन कौन से बैक्टीरिया डिसीज़ के लिए। बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है या कौन सा ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिसीज़ कॉज करता है। तो इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ ली है हमने वो है डेयरी इंडस्ट्री। यूज़फुल, अभी हम बैक्टीरिया की यूज़फुल एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में कर्ड मेकिंग में, केक मेकिंग में, पेस्ट्री मेकिंग में, इन सब में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। और ईस्ट का भी यूज़ किया जाता है, जो हम ईस्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को दो तरह से यूज़ करते हैं, एज ए वेक्टर और एज ए होस्ट। अगर हम उसे होस्ट यूज़ करते हैं यानी हम उस बैक्टीरिया के अंदर कोई पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन का। इंसुलिन के लिए हम इसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, ताकि वो जो डायबिटिक पेशेंट है हम उन्हें इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं, करा सकें। तो लार्ज स्केल में हम इंसुलिन एज ए होस्ट इसको यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एज ए वेक्टर यानी अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई जीन इंट्रोड्यूस करवाना है या फिर कोई चीज़ अलग से कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर इंट्रोड्यूस करवानी है, तो हम बैक्टीरिया का यूज़ करके एज ए वेक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, या चाहे वो प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट में डाल के अंदर। तो इसे एज ए वेक्टर भी यूज़ किया जा सकता है बैक्टीरिया को। और सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल इकोलाई है। और थर्ड हम देखते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पेस्ट, काफ़ी सारे ऐसे पेस्ट्स होते हैं जो इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पेस्ट को रोकने के लिए हम बैक्टीरियाज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा गया है। इस बैक्टीरिया से पर्टिकुलर हम जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं प्लांट्स के अंदर ही, और वो जो प्लांट्स है वो ऐसी टॉक्सिन बनाती है जिसकी वजह से जब पेस्ट उस पर फीड करता है तो प्लांट वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और वो पेस्ट जो होता है उस टॉक्सिन को खा जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो डायरेक्टली प्लांट ही उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो पेस्ट उसको नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन और बीटी मेज। और इसके अंदर हमने जो जीन्स है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाए हैं, बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से। फोर्थ हमारा आ जाता है फाइबर रेटिंग में कॉमनली अगर हम देखें तो जो जूट होता है, जूट की जो हम रेसे निकालते हैं उस प्रोसेस को हम फाइबर रेटिंग कहते हैं। तो जूट जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि क्लोस्ट्रीडियम और क्रोटोलेरिया जेंसिया नामक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारी फाइबर कैसे मिलती है हमें, पहले तो ये एक डंडी या प्लांट का जो हम बोलते हैं ना लकड़ी टाइप होती है, इसके चारों ओर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो मॉइस्चर भी होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, उस मॉइस्चर को या फिर जो उसका टिश्यूज़ होते हैं उन्हें खा जाते हैं, और लास्ट में जो फ्लोएम जो हमारी बचती है फाइबर, केवल जो बीच में हमें जूट फाइबर मिलता है केवल वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसके आसपास का जो जितना भी मटेरियल है उस प्लांट का उसको खा जाता है और जूट हमें मिल जाती है। तो जूट में जो इंडस्ट्री होती है उसमें जूट रेटिंग के लिए हम क्लोस्ट्रीडियम एंड क्रोटोलेरिया जेंसिया नामक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। फिफ्थ हमारा आ जाता है क्योरिंग ऑफ लीव्स। तो क्योरिंग ऑफ लीव्स में हम यूज़ करते हैं बैसिलस मेगाथीरियंस। टोबैको जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ये क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं
इनकी टोबैको की या फिर जो चाय की जो पत्तियाँ होती है टी की, उनको एक पर्टिकुलर अरोमा देते हैं ये, जिससे कि उनमें अच्छी स्मेल आए, सुगंध आए, और हम उसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें चाय की आदत हो जाती है। या फिर जो लोग तंबाकू खाते हैं उन्हें उस अरोमा की, उस टेस्ट की आदत हो जाती है। तो टोबैको के लिए हम बैसिलस मेगाथीरियन नामक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, और टी के लिए हम माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। यानी इनकी जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती हैं, उन्हें इन बैक्टीरिया से एक तरीके से ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें पर्टिकुलर सुगंध या हम बोल सकते हैं अरोमा डेवलप हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं सेल्यूलोज डाइजेशन। जो हमारे चारा चरने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हुई, भैंसें हुई, जिन्हें हम रूमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके अंदर रुमिनोकोकस सेल्यूलोसिस नामक एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए उन्हें इस बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी ये जो बैक्टीरिया होता है, ये सेल्यूलोज नामक एक एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो इसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में इनकी हेल्प करता है, जो इनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर इकोलाई नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। और सीवेज ट्रीटमेंट डायरेक्टली क्या होता है कि इंडस्ट्री से या फिर हमारे जो हाउस होल्ड्स जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली हम रिवर्स में, लेक्स में, इनमें डिस्चार्ज कर देते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर इस सीवेज को पहले बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाए तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। तो उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए हम सूडोमोनास स्पीसीज और क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज नामक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, यानी जो हमारी सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियाज मेनली हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर पाते, उन्हें पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसमें भी हमारी हेल्प बैक्टीरियाज करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन से बैक्टीरियाज हमारी हेल्प करते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम एंड फ्रेंकिया नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और 10th हमारे इसमें हो जाता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। बैक्टीरियाज की ग्रोथ में जो बैक्टीरियाज इन्फेक्शन करते हैं और उनको रोकने के लिए, और जैसे ज़्यादातर हम जब डॉक्टर को विजिट करते हैं, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। तो वो एंटीबायोटिक कुछ हम इन्हीं बैक्टीरिया से लेते हैं, और ये इस बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकती है। तो बैक्टीरियाज से हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती है? वो रहती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, जो कि बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकती है, इनहिबिट करती है, ताकि इन्फेक्शन रोका जा सके। और नेक्स्ट हमारा यूज होता है इसका ऑयल स्पिल क्लीनिंग। ज़्यादातर हम सुनते हैं कि कोई जहाज़ है जिससे ऑयल जो है वो समुद्र में लीक हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर गई हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला है। जो ये ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ऑयल लीक्स के, उन्हें ट्रीट करने के लिए, या फिर जो वाटर बॉडीज़ होती है उन पे जो ऑयल स्पिल हो जाता है, जो तेल बिखर जाता है, जिसे इजीली क्लियर नहीं किया जा सकता, उसे भी क्लीन करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ ले सकते हैं। और वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है सूडोमोनास पुटिडा, जो कि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूडोमोनास पुटिडा ऑयल स्पिल क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो इसके थे सारे यूज़फुल जो यूजेस होते हैं बैक्टीरिया के। अब हम देखते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर जो इनका फेवरेट एरिया वो यही है कि कौन से बैक्टीरिया कौन सी डिसीज़ करते हैं। तो इसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट है कुछ वो लिस्ट किए हैं, और बाकी आप गूगल से निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विब्रियो कोलेरा नाम जो बैक्टीरिया है वो कॉलेरा डिसीज़ करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से टीबी होती है। और 2 ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जैसे निसेरिया गोनेरिया, जिसकी वजह से गोनेरिया डिसीज़ होती है, और ट्रेपोनिमा पैलिडम, उसकी वजह से सिफिलिस डिसीज़ होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। अब हम देखते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो हैं जो कि प्लांट्स जो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, जो इसकी यूजेबल फॉर्म है नाइट्रेट्स, उसे वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसे प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए हमने इसे हार्मफुल में रखा, क्योंकि उसे प्लांट यूज़ नहीं कर पाते वापस। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, नाइट्रोजन साइकिल को एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन क्योंकि ये यूजेबल नाइट्रोजन जो होती है उसे वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है, जो कि प्लांट यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसे हार्मफुल बैक्टीरिया की लिस्ट में डाला है। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूजेबल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं? वो है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि ये डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है। और माइक्रोकोकस, ये 2 डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। इसके बाद हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, जो बोटुलिन नामक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से काफ़ी फूड पॉइजनिंग से हमें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है, यानी जैसे पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, तो ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। और एक और बैक्टीरिया है बैसिलस सीरियस, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रूमिनेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ये कैटल्स जो होती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि एक बैक्टीरिया है जो कि अबॉर्शन करा देता है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है साल्मोनेला। उसके बाद हम कॉटन फाइबर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, इसमें फाइबर रेटिंग में हमने देखा था कि हमें फाइबर निकालने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जो मॉइस्चर और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस फाइबर के चारों ओर उसे खा जाते हैं। और ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? ये कॉटन फाइबर को ही खा जाते हैं, उसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हमें इकोनॉमिक हार्म ही पहुंचा रहे हैं। तो वो कौन से हैं? स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट नामक बैक्टीरिया जो है वो कॉटन फाइबर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एक तरीके से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद में बायो वेपन्स, जैविक हथियार जिन्हें हम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वेरफेयर, हमें पता था कि जो लड़ाई थी वो हथियारों से लड़ी जाती थी, तो वो जो पुराने तरह के भाले होते थे, तलवारें होती थी, उसके बाद में मॉडर्न वेपन्स आए, उसके बाद में रॉकेट्स वगैरह आए, ये सब आए। और अभी जो नया तरीका है उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इनका यूज़ करके पूरे देश को, पूरे दुनिया को हार्म पहुँचाते हैं, या इनकी वजह से एक अगर हम रीसेंट एग्जांपल देखें तो कोरोना ही इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्या पता ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया हो, क्योंकि इस कोरोना ने पूरी एक बहुत ही बड़ी महामारी साबित हुई है, ये इसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया को। तो ऐसे बायोलॉजिकल वेपन नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरीके से जैविक हथियार के रूप में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जा सकता है। और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसे यूज़ किया गया या किया जा सकता है? वो है एंथ्रेक्स, जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स होती है, वो जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है, और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी फैटल डिसीज़ होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसी एक ब्लैक बोर्ड में आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।